jungle. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत अशरफ ज़िया है और आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि वो तमाम बच्चे और वो तमाम पेरेंट्स के जिनके बच्चे अपने एफएससी के एग्जाम्स देकर फ्री हो चुके हैं और वो आगे मेडिकल से रिलेटेड कोई फील्ड जो है, चाहे एमबीबीएस, चाहे बीडीएस या कोई और परसू करना चाहते हैं, तो इनको एक ओरिएंटेशन और एक गाइडेंस मिल सके कि जी उसके लिए कौन कौन सा पाथवे है, कौन सा एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका ओवरव्यू क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो वो तमाम चीजें हम आज इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता चलूं तो एमडी कैट का जो एग्जाम है, इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल एंड डेंटल एडमिशन टेस्ट। ये आपका एग्जाम जो है एफएससी के एग्जाम के 2, 3 या 4 माह, वो हर साल जो इसके अंदर वेरिएशन होती है, हर साल जो है ये एग्जाम आपके एफएससी एग्जाम्स के अप्रोक्सीमेटली 3 साढ़े 3 माह के बाद जो है लिया जाता है और इस एग्जाम की वेटेज आपके टोटल एग्रीगेट के अंदर 50% होती है। आपका जो एग्रीगेट फॉर्मूला है उसमें 10% वेटेज आपके मैट्रिक की होती है, आपके एफएससी की 40% होती है और एमडी कैट की 50% होती है। यानी आपका जो दाखिला होना है, जो आपका एडमिशन होना है, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपेटिटिव एग्जाम है रादर, वो है एमडी कैट का। इस एमडी कैट के एग्जाम में हर साल पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली जो है 7-8 या मैक्सिमम 10,000 तक हैं और बाकी की 10-15 हजार सीट्स जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि हर प्रोविंस में मौजूद है उनमें होती हैं। तो आप लोगों का ये जो एमडी कैट का टेस्ट है ये बहुत ही अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि आपके एग्रीगेट को इसने जो है वो लाइक शेप करना है और उसमें इसने डिटरमिन करना है कि आपका एडमिशन अल्टीमेटली कहां पे होता है। इसके अलावा अब सवाल ये आता है कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूं तो क्या मुझे एमडी कैट देना चाहिए या नहीं, और उसको मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ जो है ना डिस्कस करूंगा। पहली बात ये है कि अगर तो आप एक फ्रेशर हैं और उससे भी अगर हम पहले चले जाएं, अगर तो आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी मेडिकल रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एमबीबीएस करना है, आपने बीडीएस करना है, आपने इवन डीपीटी, फार्म डी, एचएनडी, एएचएस, ऐसी भी फील्ड्स जो कि एमबीबीएस बीडीएस नहीं है लेकिन मेडिकल से ताल्लुक रखती हैं और आप उसमें किसी एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एमडी कैट देना कंपलसरी होता है फॉर मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी कि जो आपको एफएससी मार्क्स की बेसिस पे या आपके मैट्रिक और एफएससी की बेसिस पे जो है आपको एडमिशन दे दें, या वो उनका अपना कोई टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी वालों का अपना टेस्ट होता है, इसी तरह ही यूएसएटी का एक एग्जाम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। हाउएवर लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द बिग यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एमडी कैट का जो एग्जाम है, फॉर एग्जांपल अगर आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है एएचएस की कोई फील्ड करनी है, आपने बीडीएस करना है, आपने डीपीटी करनी है, तो उसके लिए एमडी कैट देना जो है वो कंपलसरी है। तो वो तमाम बच्चे जो मेडिकल या मेडिकल से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको एमडी कैट का टेस्ट देना तो जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फ्रेशर्स, उन्होंने तो ये टेस्ट लाजमी देना है। जहां बात आ जाती है इंप्रूवर्स और रिपीटर्स की, मेरी हमेशा उनको रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर तो आपने इस साल ये प्लान किया हुआ है कि जी मैंने इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स देने हैं और मैंने जो है एमडी कैट जो है मैं अगले साल दे दूंगा क्योंकि मेरा साल तो जाया होना ही है, उनको एक छोटा सा मैं मैसेज दे दूं कि मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप लाजमी इस साल भी एमडी कैट दें, चाहे आपके एफएससी में मार्क्स कम है, और अगर आपको 1 साल लगा के इंप्रूव भी करना पड़ता है तो आप उसके बाद भी दोबारा एमडी कैट का एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि एमडी कैट का एग्जाम जो है आप अगले वाला दें, ये वाला दें, अल्टीमेटली जिसमें ज्यादा मार्क्स होंगे, जो ज्यादा आपको सूट कर रहा होगा, जिसका एग्रीगेट ज्यादा होगा, आप अल्टीमेटली उसको चूज कीजिएगा और आप अपना चांस जो है अल्टीमेटली एडमिशन हासिल करने में उसको इंक्रीज कर देंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली ऑफ एमडी कैट 2025 जो कि इस साल कंडक्ट होना है, और उसके बारे में हमें अभी तक जो अपडेट्स हासिल हो चुकी हैं फ्रॉम पीएमडीसी वो ये हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंडक्ट किया जाएगा ऑन दी लाइक सितंबर के महीने में वो कंडक्ट किया जाएगा और उसके एंड में उन्होंने अनाउंस किया है कि एंड ऑफ सितंबर में होगा। और अगर हम कैलकुलेशन करें, हम अंदाजा लगाएं तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका जो एंड ऑफ सितंबर है वो तकरीबन 120 दिन बनता है, यानी 4 मंथ्स, 3.5 से 4 माह आपके पास है टू कंप्लीटली प्रिपेयर फॉर योर एमडी कैट एग्जाम व्हिच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन सितंबर 2025। इसके अलावा अगर सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस उन्होंने ये कहा है कि अभी तो खैर उन्होंने जो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज करना है, जो फाइनल होगा, वो अभी तक रिलीज नहीं किया गया। हाउएवर हमारे पास कुछ दिन पहले जो है या कुछ वीक्स पहले जो है पीएमडीसी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया था। वो ड्राफ्ट था कि आपका जो टेंटेटिव सिलेबस है वो क्या होगा, और उसमें जो है कुछ चेंजेस की गई थी फ्रॉम द एमडी कैट 2024 का जो सिलेबस था। तो हमारी रिकमेंडेशन बच्चों को अभी ये कि अगर आप अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने वो जो ड्राफ्ट इशू किया गया था पीएमडीसी की तरफ से जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे सिलेबस के अंदर, आपने उस ड्राफ्ट को फॉलो करना है अनटिल एंड अनलेस जो आपका एमडी कैट 2025 का ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता। जब वो सिलेबस आ जाएगा हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, सोशल मीडिया पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपने उसको फॉलो करना है। बट अनटिल देन वो ड्राफ्ट जो है वो आपके लिए जो है मेन चीज है और आपने उसको ही इंशाल्लाह फॉलो
करना है। अगर हम बात कर लें तो पैटर्न जो उन्होंने बताया है एमडी कैट का इस साल, वो ये है, तीन चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज कि आपका एग्जाम जो है ये पेपर बेस्ड होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड या टैब बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि आपका जो एग्जाम है वो इस दफा मोस्ट एक्सपेक्टेडली 180 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा, 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल नहीं होगा। और आपको ये तमाम सवाल और ये पूरा एग्जाम करने के लिए 180 मिनट यानी 3 घंटे दिए जाएंगे, विच ऑल्सो मीन्स कि पर एमसीक्यू आपके पास 1 मिनट होगा। ये वो ओवरऑल बातें हैं जो उन्होंने हमें इस बारे में बताई हैं। अगर आप करिकुलम आप खोल के देखते हैं पीएमडीसी ने जो इशू किया है, उससे भी हमें जो 2-3 बातें मजीद पता चलती हैं वो ये है कि जो बड़ी अंडरस्टूड सी बातें भी हैं कि बायोलॉजी की हमेशा जो है वेटेज वो सबसे ज्यादा होती है। आपकी बायोलॉजी के अंदर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं कि जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन बायो से कम होते हैं। फिर इनसे भी कम एमसीक्यूज आते हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश से भी कम एमसीक्यूज आते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग के। फिर अगर हम ये बात कर लें कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो 2 कैटेगरीज जो है ना वो पीएमडीसी ने आपकी अनाउंस कर दी हुई हैं। एक होते हैं कि डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे उन्होंने जो है वो मॉडरेशन की हुई है कि आपका जो एग्जाम है वो उसमें 3 तरह के सवाल होंगे बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। इजी और हार्ड की जो परसेंटेज है वो कम रखी गई है, जबकि जो मॉडरेट है उसकी परसेंटेज जो है सबसे ज्यादा रखी गई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मॉडरेट की परसेंटेज 60% है, इजी एंड हार्ड है 20% ईच। तो ये उन्होंने एक तो ये आइडिया दिया हुआ है कि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो उन्होंने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि आपके एग्जाम में ना 2 तरह के सवाल आते हैं। एक होते हैं रिकॉल बेस्ड, कि अगर आपने जो है अपनी बुक से जो है किसी चीज को पढ़ा है और आप अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे कि आपकी बुक में जो इंफॉर्मेशन गिवन है रिकॉल बेस्ड होगी, जो पढ़ा होगा वही पूछा होगा और उसी को ही आपने चूज करना और आंसर देना है। इसके अलावा जो एक और चीज यहां पे आती है वही आती है जो आपके कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, जो आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपने कॉन्सेप्ट हासिल किया, आपने एक जो इंफॉर्मेशन पढ़ ली, अब उसको आपने अप्लाई कैसे करना है। वो आपको एक सिचुएशन दे देंगे, बजाय कि वो आपको एक लाइन दे और कहेंगे जी करेक्ट ऑप्शन चूज करो, वो आपको एक पूरी सिचुएशन दे देंगे कि यार अब ये सिचुएशन है, इसमें बताओ कि भाई क्या जवाब होना चाहिए, और आपने जो नॉलेज हासिल किया उसको जरा अप्लाई करके देखो कि भी अगर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो तो उसका क्या जो है लुबे लुभाव है, आपने क्या सीखा है, और अगर कोई सिनेरियो आता है तो उसमें आप जो है वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन की, उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये वो तमाम चीजें जो हैं ये आप लोगों को जो है पीएमडीसी की तरफ से अभी तक क्लैरिफाई की गई हैं। हाउएवर जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगी वो भी हम आप लोगों को बताते रहेंगे। अभी तक के लिए आपने जब तैयारी करनी है तो आपने इन चीजों को ही फॉलो करना है। और अगर आप में से कोई बच्चा जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसी एकेडमी ढूंढना चाह रहा है जो सबसे अफोर्डेबल फी के साथ सबसे बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कर सके, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमने इस साल अपना एक ऑनलाइन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ मेडएक्सेल, जिसमें आप लोगों को स्टेप एकेडमी के एक्सपीरियंस टीचर्स जो है लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपकी डेली बेसिस पे टेस्टिंग हो रही है, डाउट सॉल्विंग, मेंटोरशिप और बहुत ज्यादा फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं एट अ वेरी मिनिमल फी। और इस वीडियो के तवज्जुद से जो बच्चा मेरे पास आएगा और वो कहेगा कि तलहा भी मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसको हम 20% एडिशनल ऑफ देंगे ऑन आवर ऑलरेडी जो हमारा डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है उस पे। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपको मैं खुद जो है गाइड भी करूंगा, मेंटोर भी करूंगा। एमडी कैट से रिलेटेड कुछ पूछना है, मेडएक्सेल से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो उसके लिए मैं हाजिर और मैं आपको कंप्लीटली जो है उसके बारे में गाइड करूंगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज के लिए देखें, एक तो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करना है। मैं वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं मैं उनको डी ग्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एमडी कैट एक ऐसा टाइम है 2 से 3 माह का कि जिसमें अगर बच्चा खुद पे ज्यादा प्रेशर डाले तो वो बाद में उसके लिए डिट्रीमेंटल हो सकता है, मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद शेड्यूल बनाना है, खुद मटीरियल ऑर्गेनाइज करना है, खुद चीजें ढूंढनी है, आपके पास फिर बेतहाशा पीडीएफ होंगे, बेतहाशा लेक्चर्स होंगे, आपको ये सेग्रीगेट ही नहीं आप कर पाओगे कि यार मैंने लेक्चर कौन सा लेना है, मैंने कौन से टेस्ट सॉल्व करने हैं, मैंने कौन से पीडीएफ इस्तेमाल करने हैं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोई प्लेटफॉर्म जब आप ज्वाइन तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एक शेड्यूल मिल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आपने डेली का काम क्या क्या करना है, कैसे कैसे किस किस चीज को फॉलो करना है। तो एक तो ये चीज आपको जो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा उसमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है द चॉइस ऑफ योर बुक्स। 2 तरह की बुक्स होती हैं, एक प्रैक्टिस होती है, एक प्रिपरेशन बुक होती है। मार्केट में इसके अंदर बेतहाशा बुक्स और आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा। आप उनमें से कोई चूज करना चाहते हैं तो आप उनको भी बाय कर सकते हैं। अगर आप मेरी बुक्स को चूज करना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगी। मैं फोर्स नहीं करूंगा, मैं कंपलसरी नहीं करूंगा कि यार ये बुक्स इस्तेमाल करोगे तो जी 200 में से 200 नंबर, 180 में से 180, और जिस तरह बाकी लोग क्लेम करते हैं। अगर आपने वो वाली बुक्स यूज करनी है आप वो करें, अगर आप हमारी बुक्स यूज करना चाहते हैं, उसका सैंपल देखना चाहते हैं, तो वो हमारी पास्ट पेपर्स की बुक भी मौजूद है और हमारी प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस बुक बाकी एकेडमीज और पब्लिशर से 3 से 4 गुना सस्ते रेट पर भी मौजूद है और उसकी क्वालिटी वगैरह आप सैंपल में देख सकते हैं। तो जो आपके रिसोर्सेज हैं और जो आपने प्लेटफॉर्म और जो बुक्स यूज करनी है उसकी जो डिटर्मिनेशन है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बड़ा की रोल जो है प्ले करती है इन योर एमडी कैट की जर्नी। अगर हम सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन कर लें, एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, तो अगर बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में 2 तरह की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसकी वेटेज भी ज्यादा है। इसमें रट्टा वाले जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उनकी रेशो ज्यादा होती है, जिनको हम कहते हैं कि आपकी जो लाइक रिकॉल बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं, और इसमें कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आने का भी जो है अच्छा खासा इम्कान होता है। जब आप एमडी कैट के पास पेपर्स देखेंगे तो आपको दोनों तरह के जो सवाल हैं उनकी रेशो देखने को मिलेगी। जो आपके मेमोरी बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो तो
तकरीबन तमाम बच्चे जो है कर लेते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं मैक्सिमम बच्चे उनमें स्ट्रगल करते हैं और उनको एस करना जो है हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर आपके 3 पोर्शन होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और इसमें ऑर्गेनिक बच्चों को जरा तंग करती है थोड़ी, लेकिन अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑर्गेनिक जो एमडी कैट में आती है वो बड़ी टिपिकल सी होती है, बड़ी सिंपल सी होती है, कोई उसमें जो है घुमा फिरा के बातें नहीं की जाती। और यही है कि केमिस्ट्री के अंदर आपकी अगर ग्रिप अच्छी है तो इंशाल्लाह आप उसको आराम से बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट्स अच्छा उसमें जो है परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद फिजिक्स आ जाता है। फिजिक्स में 2 तरह के एमसीक्यूज होते हैं, एक आपकी बुक के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट है उसकी बेसिस पे होंगे, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते साथ ही बच्चों को टेंशन और एंजाइटी और डिप्रेशन होने लग जाता है, और उसका भी सोल्यूशन ये होता है कि जब आपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हों, जब आपने मल्टीपल रिविजन्स की हों, जब आपने प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व किए हों, जब आपने जो है न्यूमेरिकल्स की बेतहाशा प्रैक्टिस की हो, जब आपने अपने मेंटल मैथ को स्ट्रॉन्ग किया हो, तो आप उसमें जो है बड़े आराम से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। इसके अलावा अगर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग देखें तो ये वो 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 2 ऐसे पोर्शंस हैं कि जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड होते हैं। सारे बच्चे जो है इसको इग्नोर करते हैं, ना बच्चे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस करते हैं। हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये करवा रहे हैं, बच्चों को भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप किसी भी एकेडमी में है, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर रहे हैं, आपने इनको इग्नोर नहीं करना। बच्चे इन चीजों को ना एंड के लिए छोड़ते जाते हैं कि यार इंग्लिश एंड पे देख लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड पे देख लेंगे। एंड पे करना मुश्किल हो जाता है, एंड पे बर्डन आपके ऊपर ज्यादा हो जाएगा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा बेशक टाइम निकाल लें, डेली का आधा घंटा या घंटा इन दोनों सब्जेक्ट्स पे डिवोट कर दें, और वो घंटा 1.5 घंटा जो है आपने सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स करने हैं, ताकि कुछ ना कुछ पल्ले पड़ता रहे, कुछ ना कुछ मेमोरी में आता रहे। मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी होता है कि एक बार पढ़ने से जो चीज है वो याद नहीं होती। आपने एक दफा पढ़ी है, फिर बार बार जब पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, दोबारा से गो थ्रू करेंगे, तो वो आपके जो न्यूरॉन्स है वो स्ट्रेंथन होते हैं, वो नेटवर्क बना लेते हैं, और इस तरह से होता है कि फिर आपका वो जो मेमोरी का जो स्ट्रैंड होता है वो ज्यादा देर के लिए लास्ट करता है, इंस्टेड ऑफ द फैक्ट कि आपने एक दफा पढ़ा और उसके बाद वो भूल गया, तो फिर अल्लाह खैर सलाम। इसके बाद अगर हम देख लें कि आपके अच्छा इसमें ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। एक ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए है कि आपकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% होती है फॉर एमबीबीएस, और बीडीएस के लिए अमूमन जो है 5% कम रखी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी इसका हर साल जो है रिलीज किया जाता है, लेकिन मोर और लेस वो यही होता है कि बच्चे के एफएससी पार्ट 1 में 60% मार्क्स होने चाहिए। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो आपके एग्जाम से कुछ अर्सा पहले ओपन होती हैं। इस साल खैर उन्होंने अनाउंस किया कि एंड ऑफ जुलाई में जो है रजिस्ट्रेशन को गालिबन ओपन किया जाएगा। खैर रजिस्ट्रेशन जब ओपन होंगी उसमें क्या इंफॉर्मेशन मांगी गई है, आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है, उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। और अगर हम बात करें तो बच्चे कुछ पूछते हैं कि यार इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो जरा बता दें। देखें एमडी कैट में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते। आज से 5-6 साल पहले जब एमडी कैट का एग्जाम होता था तो उस टाइम डिफाइंड होता था कि बच्चे आपके इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज आने हैं, पार्ट 1 में से इतने आएंगे, पार्ट 2 में से इतने आएंगे। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि जी पार्ट 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पार्ट 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम यही कहते हैं कि बच्चे ये डिमार्केशन उन्होंने खत्म कर दी है आपका। अलबत्ता ये डिफरेंशिएशन आ सकती है कि सिलेबस शायद पार्ट 1 का ज्यादा हो या पार्ट 2 का ज्यादा हो, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो बाउंड हो इस रूल से कि उन्होंने पार्ट 2 के एमसीक्यू ज्यादा पूछने हैं या पार्ट 1 के एमसीक्यू ज्यादा पूछने हैं। आपने दोनों की प्रिपरेशन अच्छी करनी है। आपने जो जो आपके सिलेबस और करिकुलम और एलआरएस में मेंशन्ड है आपने उसको अच्छे तरीके से करना है। आपने जो है तमाम चीजों को थॉरोली करना है, आपने बुक को भी पढ़ना है, आपने कॉन्सेप्ट्स भी बिल्ड करने हैं, और आपने प्रैक्टिस भी बेतहाशा करनी है। और इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर आपने अंदाजा लगाना भी है तो मैं एक चीज आपको रिकमेंड जो कर सकता हूं वो ये है कि आप पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करें। पास्ट पेपर्स देखेंगे, कोई बुक ले लें यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स वाली, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यार ये टॉपिक जो है ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, और ये टॉपिक जो है इसका भौवा ज्यादा बना है और इसमें से आता इतना कुछ है नहीं, तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली जिस चीज से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, जो ज्यादा रिपीट होती है, जिसके एमसीक्यूज की शर्रा भी ज्यादा है, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है और बाकी चीजों को आपने स्किप कर देना। दुआ में याद रखिएगा, कोई सवाल हुआ कमेंट्स में पूछिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिएगा, हम आपको जवाब देने के लिए और गाइड करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह हाफिज।